हेलो दोस्तों, वेलकम टू धर्मा IAS PCS यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 68 BPSC एग्ज़ाम का डेट आपका 12 फरवरी को निर्धारित है। तो अब टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं है। इसके लिए आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस एवं प्रीवियस ईयर पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, मैं इस सीरीज के माध्यम से आपको जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको कराने का प्रयास करूंगा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा जो सीरीज यह शुरू होगा वह भारतीय इतिहास से शुरू होगा, और जितने भी अभी तक BPSC में हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे हैं ऑल टू ऑल करने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो मेहरगढ़ से। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल का दोस्तों अर्थ होता है कि इस काल में ऐतिहासिक लिखित सामग्री तो है, बट उसको इतिहासकारों ने अभी तक पढ़ नहीं पाया है, जिस कारण से इसे आद्य ऐतिहासिक काल के रूप में माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो पक्की ईंटों से बनी इमारत। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो लोथल। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? लोथल। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो बनावली इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? कालीबंगा। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो BA स्मिथ इसका आंसर होगा। बोगज कोई का महत्व क्यों है? बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परुष्णी नदी के तट पे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित किया गया है? सोम और इस पेय पर नामकृत देवता को। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? वैशेषिक दर्शन ने। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो पावापुरी में। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पे दिया था? तो सारनाथ में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो बौद्धों की। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा जैन धर्म। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदमन। दोस्तों, बौद्ध धर्म जो है वह मध्यम मार्ग का प्रतिपादन करता है, जबकि जैन धर्म अपने शारीरिक कष्ट को ज़्यादा महत्व देता है, जिसके माध्यम से वह मोक्ष प्राप्ति की बात करता है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो 5वीं पीढ़ी का। दोस्तों, BPSC ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीविकों ने। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन था? मक्खली गोसाल। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन के द्वारा। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो उदयन ने। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया?
लिच्छवी द्वारा। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? तो राजगृह। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? तो विलियम जोन्स। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रेसेप। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। इंडिका का लेखक कौन था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसका दूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहदर्थ। किस अभिलेख में रुद्र दामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? जूनागढ़ अभिलेख में। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? तो महामेघवाहन वंश से भी था, चेदी वंश से था, इसीलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया कौन था? स्कंदगुप्त। किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा बिना जोती हुई जंगली भूमि। चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की कब यात्रा की थी? तो 515 से 520 ईस्वी में। हर्षवर्धन के शासन काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? फेनसांग। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो बिहार। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो नान्यदेव। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? तो धर्मशास्त्र के समय में। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कुंडलवन कश्मीर में। प्रथम बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो राजगृह में। बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है और इसको मिलान करना है दोस्तों। तो जन्म का संबंध किस जगह से था? तो लुम्बिनी से था। महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का संबंध किस जगह से था? तो बोध गया से था। प्रथम प्रवचन महात्मा बुद्ध ने कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध का निधन कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? महात्मा बुद्ध को। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल में। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में। 16 महाजनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कब है? तो पाल काल में। पाल काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कारण आर है, जिसको पढ़कर आपको आंसर करना है कि इसका कौन सा आंसर होगा। कथन 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कथन सही है। महाविहार को राजकीय पर से मिलना बंद हो गया था, यह भी सही है। बट 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया, इसका एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है ये राजकीय पर से, कि राजकीय पर से मिलना बंद हो गया था मतलब राजकीय संरक्षण मिलना बंद हो गया था, बल्कि नालंदा महाविहार का पतन हो गया था मुस्लिम आक्रमणकारियों के कारण, जिन्होंने उसको नष्ट कर दिया था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में। मगध की राजधानी
कौन सी थी? तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र भी थी, राजगीर भी था। वैसे अगर यह पूछता कि मगध की प्रथम राजधानी कौन थी, तब राजगीर ही होता, बट केवल राजधानी पूछा है, इसलिए इसका क्वेश्चंस दोनों में से कोई नहीं होगा। अगर ऑप्शन ई होता तो इसका आंसर ई होता। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो इसका आंसर होगा ई, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है आंसर में। देखिए ऑप्शन दिया है पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा, अंग, जबकि इसका आंसर होना चाहिए प्रथम राजधानी राजगीर। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य ने। मौर्य वंश के स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? विशाखा दत्त के ग्रंथ में। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घननंद। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस से बना था? तो लकड़ी से बना था। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो शिवाजी ने किया था। वही आपसे पूछता कि अष्ट दिग्गज का गठन किसने किया था? तो विजयनगर के सम्राट कृष्ण देव ने किया था। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पे था। पूछेगा आपसे कि किस अभिलेख से यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पे था? तो इसका आंसर होगा रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो प्राकृत भाषा। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्ठी लिपि। अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या था? तो राजा के प्रति वफादारी, बड़ों का सम्मान, शांति एवं अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता। दोस्तों इसमें एक से ज़्यादा विकल्प सही है, इसीलिए इसका आंसर ई होगा। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, भाब्रू स्तंभ में। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? तो प्रियदर्शी, इसका आंसर होगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियां। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है आर्थिक संबंध, शासन कला का सिद्धांत और अभ्यास, विदेश नीति, धन संचय। दोस्तों इसमें एक से ज़्यादा है, आर्थिक व्यवस्था पर भी बोला गया है, शासन काल के बारे में भी है, विदेश नीति के बारे में भी है, इसलिए इसका आंसर ई होगा। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो 7 श्रेणी में। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन विशेष रूप से उल्लेख किया है किसने? तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी? दोस्तों इसका लेखक का पता नहीं है कि किसने लिखा, इसलिए इसको अज्ञात के रूप में माना जाता है, तो इसका आंसर कोई नहीं होगा। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, इंडिका में। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो बीम कडफिसेस ने। कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली, मतलब कला का जो गंधार शैली था किसके शासनकाल में मतलब ज़्यादा बढ़ा, मतलब फली फूली? तो कुषाणों के समय में। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? तो कनिष्क। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कन्ना वंश। राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो हाथी गुम्फा लेख के साथ। हाथी गुम्फा लेख इसका आंसर होगा। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो दोस्तों इसमें एक से ज़्यादा सही होगा, जिससे तारमलिप्ति भी था, भरोच भी था, कैम्बे भी था, इसलिए इसका आंसर ई होगा। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था?
वैसे तो इसका आंसर होना चाहिए सातवाहन सबसे पहले दान दिया था, बट कह रहा है कि सबसे अधिक, तो इसका आंसर गुप्त वंश होगा। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का 6ठा भाग था। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? गुप्त शासकों की। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो आर्यभट्ट। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? तो सुश्रुत भी थे, शूद्रक भी थे, शौनक भी थे। इसलिए इसका आंसर एक से ज्यादा ऑप्शन होगा, इसीलिए इसका आंसर ई होगा। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध था? मथुरा। कवि बान कहाँ का निवासी था? तो पाटलिपुत्र का। चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण कब किया था? तो लगभग, इसका कोई डेट इसमें नहीं है ऑप्शन में, क्योंकि ए में 405 है, बी में 635 ईस्वी में है, सी में 637 ईस्वी में है। जबकि जो इत सिंह था वो 671 या 672 के आसपास यहाँ पे मतलब बिहार में भ्रमण के लिए आया था, जो ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इसका आंसर डी होगा। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमार गुप्त। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क किससे था? तो जावा एवं सुमात्रा से। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? तो बालपुत्र देव ने। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के क्या कारण थे? तो मुस्लिम आक्रमणकारी। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में कौन सहयोगी थे? तो चंदेल वंश के शासकों ने। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था? तो धर्मपाल। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ था? तो कदम वंश का। चोर चेल पांडे वंश का संगम साहित्य में उल्लेख है, जबकि कदम वंश का उल्लेख नहीं है। संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरेयूर, इसलिए प्रसिद्ध था। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? तो विशाखा दत्त था। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंदबरदाई। स्वप्न वासव दाता के लेखक कौन है? भास, इसका आंसर होगा। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो कालिदास ने। किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा है? तो भारवी ने। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? तो मिलिंद पंधो। मिलिंद पंधो एक बौद्ध दार्शनिक और राजा मिलिंद के बीच के मतलब वार्तालाप का इसमें विशेष रूप से वर्णन किया गया है, और यह प्राचीन व्यापारिक मार्गों के बारे में कुछ भी नहीं बताता है, बल्कि इसमें दार्शनिक वाद विवाद का विवेचन है। जबकि संगम साहित्य जातक कहानियां में व्यापारिक मार्गों पे मतलब बोला गया है, जिससे व्यापारिक मार्गों के बारे में बताया गया है, इसलिए इसका आंसर होगा मिलिंद पंधो। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो बाणभट्ट ने। चोल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो विजयालय। चोल काल किस लिए प्रसिद्ध था? तो ग्राम पंचायत। दोस्तों, स्थानीय स्वशासन के लिए चोल काल जाना जाता है। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? तो गोपुरम। दोस्तों, इस सीरीज में हमने बीपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर के प्राचीन इतिहास से जितने भी क्वेश्चंस पूछे थे हमने आपको करा दिया है। आगे की जो सीरीज होगा उसमें हम मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत कराने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो और जिससे आप लाभ उठा सकें। और मैं इस सीरीज के माध्यम से ऑल टू ऑल प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चंस कराने का प्रयास करूंगा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा
फ़ायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।